हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये एक इंटरमिक्सिंग होती है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एनर्जी लेवल, नियरली डिफरेंट एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी मिक्सिंग होती है। तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ it is the intermixing of it is the intermixing of two or more atomic orbitals of nearly same energy level to form equal number of hybrid orbitals of same energy level। मतलब इक्वली सेम, जो इनकी इक्वल एनर्जी लेवल होता है वो आपस में मिलती हैं, उसके बाद सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल बना लेती हैं, सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक शिवानी के पास ये लड्डू है, ये लड्डू शिवानी का है और ये लड्डू उनकी सहेली का है, तो उन्होंने बोला कि शिवानी ऐसा करो कि ये शिवानी, मैंने लिख दिया ये शिवानी का लड्डू है, ये उनकी फ्रेंड का लड्डू है। ठीक है, शिवानी ने कहा कि ऐसा करते हैं दोनों लोग अपने लोग लड्डू मिला लेते। तो इनकी फ्रेंड ने बोला भाई तुम्हारी लड्डू का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरी लड्डू का एनर्जी कम है। बोले नहीं, ऐसा करो कि दोनों लोग इस लड्डू को मिला लेते हैं। इंटरवल हुआ तो इंटरवल में दोनों लोगों ने लड्डू मिलाया और सेम एनर्जी लेवल के दो लड्डू बना दिए। तो अब दोनों लोग कोई सा भी लड्डू खाएं, लेकिन इसका भी नाम शिवानी और फ्रेंड लड्डू है, इसका नाम भी शिवानी फ्रेंड लड्डू है। तो कहने का तात्पर्य ये, पहले ये s ऑर्बिटल थी, ये p ऑर्बिटल थी, अब इसका नाम भी sp है, इसका नाम भी sp है, यानी कि दो इक्वल एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल बन गई। यहां दोनों की एनर्जी लेवल डिफरेंट थी, यहां डिफरेंट यानी नियरली सेम एनर्जी लेवल। अब नियरली सेम का मतलब होना चाहिए थोड़ा सा अंतर आना चाहिए, है ना। पता लगा एक ही हुई तो मतलब ही मिक्सिंग ही क्यों होगी, जब सेम एनर्जी होगा तो मिक्सिंग नहीं होगा, और नियरली सेम होगा तो मिक्सिंग होगा। पता लगा एक लाए 5 किलो का लड्डू और एक लाए 250 ग्राम का लड्डू, बोले मिला लो, बोले ये कैसे हो जाएगा। अरे भैया 5 किलो लड्डू में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, 250 ग्राम में बहुत कम होगी, कैसे मिल जाएगा, नहीं संभव है भाई। लड्डू तभी मिलेगा जब नियरली सेम एनर्जी लेवल का होगा। तो ये मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनती है तो इसका एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, ये कहलाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहलाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाती है। ये बात ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है बच्चा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाती है। कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है शिवानी, समझ में आ रहा है। और कौन कौन लोग हैं ऐप पर, जरा देखें, अभी हम ही 2 लोग हैं या कुछ और भी हैं, देखते हैं। केवल 2 ही लोग हैं, चलिए 2 लोग से क्लास चल रही, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, जलवा। चलो, अब हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है पूरी मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, डिटेल बता दे रहा हूँ, चलो समझो। मैं एक काम ही कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले sp होती है, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और p की होती है 2, एक होती है। यहाँ sp2, s की 1 p की 2 होंगी। यहाँ sp3, s की 1 p की 3 होंगी। यहाँ पर sp3d, यहाँ पर sp3d2 हो जाएगी। यहाँ पर sp3d3 हो जाएगी। यहाँ पर dsp2, इतनी है। अब इनके बीच में अगर मैं एंगल शेप की बात करूं तो यहाँ पर लीनियर शेप होती है, लीनियर। ये ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है, ये बात ध्यान दीजिए। इसी तरीके से अगर नीचे चले आइए तो फिर आपको ये टेट्राहेड्रल दिखाई देने लगेगी। ये कैसी दिखेगी, टेट्राहेड्रल दिखेगी, टेट्राहेड्रल दिखेगी। इसके बाद आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड दिखेगी, बाइपिरामिडल। इसके बाद आपको ये ऑक्टाहेड्रल दिखेगी, ऑक्टाहेड्रल दिखेगी। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल दिखेगी, पेंटागोनल
बाई पिरामिडल दिखेगी। समझ में आ रहा है शिवानी? क्योंकि और कोई अभी है भी नहीं आज, टाइम बे टाइम हो गया ना। ये स्क्वायर प्लेनर दिखेगी, स्क्वायर प्लेनर दिखेगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन सी ऑर्बिटल मिक्सअप होंगी, तो वो भी आपको बताए दे रहा हूँ। यहाँ पर एक s मिलेगी और एक p मिलेगी। यहाँ पर एक s मिलेगी और p की दो मिलेंगी, जिन्हें आप px बोल सकते हो प्लस py बोल सकते हो। यहाँ पर s की एक मिलेगी, px मिलेगी, py मिलेगी और pz मिलेगी। शिवानी, हमारे इस ऐप को, हमारे इस चैनल को अपने जिस एरिया में आप रहती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए लोगों को, जिससे लोगों तक पहुंचे बहुत सारी डिटेल, है ना। चलिए, इसके बाद sp3d की मैं बात करता हूं। तो sp3d में जब हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर s की एक ऑर्बिटल होगी, p की तीनों ऑर्बिटल हो जाएंगी और d की एक ऑर्बिटल होगी जिसका नाम होगा dxy। ठीक है, जिसका नाम होगा dxy। इसी तरीके से y है ये। sp3d2 में चले आइए। sp3d2 में जब आप चलोगे तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगी। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी मैं पढ़ा ही चुका हूँ। 3 p की होंगी और यहाँ पर दो जो होंगी वो d की ऑर्बिटल होंगी, इस तरीके से। और यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल में चले आइए। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में साफ दिख रहा है s की एक ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल होंगी और 3 ही d की ऑर्बिटल होंगी। तो ये मैं सब शॉर्टकट में अब लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक d की ऑर्बिटल होगी, एक s की ऑर्बिटल होगी और दो होंगी p ऑर्बिटल्स। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर एंगल की बात करते हैं तो एंगल यहाँ 180 डिग्री होता है, सबको पता है। यहाँ पर 120 डिग्री होता है, ये भी बात आपको पता है। यहाँ पर 109.5 डिग्री होता है या 109 डिग्री 28 मिनट भी होता है। ये sp3d में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और एक 120 होता है। तो यहाँ 90 डिग्री का भी होता है और 120 डिग्री का भी होता है। ऑक्टाहेड्रल में सीधा सीधा 90 डिग्री ऊपर जो खड़ा एंगल है वो 90 डिग्री का ही होता है। नीचे आ जाइए, sp3d3 में आ जाइए। ये इसमें एक 90 डिग्री भी होता है, 72 डिग्री भी होता है, 72 डिग्री होता है। और dsp2 में केवल 90 डिग्री ही एंगल होता है। तो ये एंगल याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल आप याद कर लेना, उन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। घबराना आपको है नहीं, मेरे होते हुए अगर डर लगा तो फिर बेकार है। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा HgCl2 का आ जाएगा, यहाँ पर BeCl2 का आ जाएगा, C2H2 का आ जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल BF3 का आ जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल AlCl3 का आ जाएगा, यहाँ C2H4 का आ जाएगा, CO3 डाई नेगेटिव आ जाएगा, NO3 नेगेटिव आ जाएगा। इसमें आ जाइए CH4 का एग्जाम्पल आ जाएगा, SiCl4 का आ जाएगा, CCl4 का आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव का आ जाएगा, ClO4 नेगेटिव का आ जाएगा। इसी तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आ जाइए, PF5 का आ जाएगा, PCl5 का आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वाले में आ जाइए तो मेरे हिसाब से ऑक्टाहेड्रल में S6 भी आता है। ऑक्टाहेड्रल में हाँ S6 भी आएगा। इसी तरीके से आप S6 ले लीजिए और BRF5 भी ले सकते हो, BRF5 ले लीजिए, लोन पेयर को गिन लेना। और अगर आप गिनना चाहो ऑक्टाहेड्रल में और बताओ, ऑक्टाहेड्रल को इसमें आ जाओ, CONH3 का होल 6 आ जाइए, इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। ठीक है, अब ट्राइगोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल में सिर्फ एक ही है, IF7 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में आ जाओ तो NiCN का होल 4 ले लीजिए, ऊपर दो नेगेटिव लगा लीजिए और एक एग्जाम्पल चाहो तो PTCl4 भी लिख सकते हो। सही है ना शिवानी? PTCl4 PF6 भी लिख सकते हैं। हाँ शिवानी ठीक कह रही हो, PTCl4 ऊपर दो नेगेटिव आता है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके किसके, सब हाइब्रिडाइजेशन। इसका एक ट्रिक भी है हाइब्रिडाइजेशन का, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिक भी जान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या है। देखिए ट्रिक में एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस
लोन पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर जैसे मान लो CH4 है, तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने, ओपन कर लो, CH4 में आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, तो इसका मतलब 4 सिग्मा हो गए। लोन पेयर 0 हो गया, तो टोटल 4 आया, इसका मतलब एक sp p की 3 हो गए। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो ये है, ये मैंने एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर देखता हूँ तो sp2 है, यहाँ पर देखता हूँ sp2 है, यहाँ पर देखता हूँ sp3 है। बेंजीन का पूरा मॉलिक्यूल ले लीजिए, बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल की। और एक तरीका ये भी है कि अगर आपको आयन का निकालना है तो सिंपल सा ये मेथड अपनाओ, H इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस A, यानी कि यहाँ पर V क्या है, H तो वही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। M का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हो जाता है। इसके बाद C नंबर ऑफ कैटायन है, नंबर से मतलब है नंबर ऑफ कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, नंबर से मतलब है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए। इसके बाद A का मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस, ये नेगेटिव चार्ज की बात हो रही, माइनस। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि जैसे एक एग्जांपल इसका भी दे देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लो मैंने SO4 डाई नेगेटिव निकाला, तो यहाँ H इज इक्वल टू हाफ लिख देता हूँ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 होते हैं, मोनोवैलेंट कोई है नहीं, कैटायन इस पे है नहीं, एनाइन इस पे 2 हैं, तो टोटल आ गया आपका 8/2, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हो गई। इसी तरीके से अगर मान लो CCl4 ले लो आप, तो CCl4 में H इज इक्वल टू हाफ, कार्बन का मोनोवैलेंट यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैटायन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4 है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, माइनस C 0 है और एनाइन भी 0 है, टोटल फिर 8 आ गया, 8/2 हो गया, मतलब फिर 4 आ गया, मतलब फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। समझ में शायद आ रहा होगा शिवानी नानी, समझ में आ रहा है उनका? चलो, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से आपको वेस्पर थ्योरी बताए दे रहा हूँ, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी ये कहती है किसी भी मॉलिक्यूल के पास में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 1, पहला इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें BP कहते हैं। और दूसरे होते हैं लोन पेयर, जिन्हें हम लोग लप्पू के नाम से जानते हैं, यानी LP। अगर मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर है, तो शेप जो होगी, ज्योमेट्री जो होगी वो डेफिनेट होगी, यानी रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और अगर मान लो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों है, तो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो फिर इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री हो जाएगी। इसके बाद एक बात और भी सुन लो, अगर मैं इनके बीच में, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रहते हैं तो इनके बीच में एक रिपल्सन डेवलप होता है, और वो रिपल्सन लोन पेयर के बीच में ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में आता है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में आता है।
तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन का जो ऑर्डर है वो लोन पेयर महसूस करते हैं। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिपल्सन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से अगर मैं आपको 3-4 मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अगर मैं CH4 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो इस CH4 मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ 0 है, बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ पर 4 है, रेगुलर ज्योमेट्री होगी जिसका नाम है टेट्राहीड्रल। हाइब्रिडाइजेशन नोट करना चाहो तो वो भी लिखे दे रहा हूँ sp3। इसी तरीके से अगर निमोनिया मॉलिक्यूल ले लो, मतलब प्यार से मैं उसे निमोनिया बोलता हूँ, वैसे ये अमोनिया है। इस अमोनिया मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसके सिर पर एक लप्पू है और ये लप्पू इधर भी फोर्स मारेंगे, इधर भी फोर्स मारेंगे, एंगल घट जाएगा, 107.5 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा, 109.5 डिग्री। यहाँ लप्पू जो है वो 1 है और बप्पू यहाँ पर 3 है। शेप इसकी अगर देखोगे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप की बात करता हूँ तो शेप पिरामिडल हो जाती है बच्चा, पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाती है। इसके बाद जो है ऑक्सीजन लिया, यहाँ पर 2 लप्पू होंगे, यहाँ पर 2 लप्पू होंगे और यहाँ ये दोनों लप्पू जो हैं दोनों बप्पू के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये दोनों लप्पू हावी हो गए बप्पू पर, तो बन गया यहाँ लप्पू लिख दिया मैंने 2, मतलब लोन पेयर यार, मैं बोलता ही ऐसे हूँ ना। और यहाँ पर ये बप्पू 2 लिख दिए। शेप इसकी बैंट हो गई, बैंट शेप या वी शेप लिख सकते हो, इन्वर्टेड वी, उल्टा वी शेप, उल्टा वी शेप लिख सकते हो, इन्वर्टेड वी शेप लिख सकते हो, या बेंट शेप लिख सकते हो, बेंट शेप लिख सकते हो, है ना। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 होगी। ज्योमेट्री तीनों में टेट्राहेड्रल ही आती है, ये बात ध्यान दीजिए। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बातें हो गई यहाँ पर। चलिए अब आपको बता देता हूँ डाइपोल मोमेंट के बारे में यहीं पर, तो हेडिंग बना लेता हूँ डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट कहता क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, कूलम इंटू मीटर, कूलम मीटर लिख लीजिए यहाँ पर, यूनिट कूलम मीटर होता है। अब इसे डीवाई के नाम से भी जानते हैं। अब एक्चुअली में ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ये क्लोरीन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं डी कहता हूँ, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और क्यू चार्ज है, तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी हो जाएगा, जो हम लोग HCl की वैल्यू से निकालते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है, अगर म्यू की वैल्यू, इसकी यूनिट आपको पता है डिवाई होती है, डिवाई जो होती है वो यूनिट होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आप बात करते हैं म्यू अगर 0 है तो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाता है, और अगर म्यू की कुछ भी वैल्यू आती नॉट इक्वल टू 0 है, मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। ये एक म्यू डाइपोल मोमेंट जो है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्शन भी बताती है, ये डायरेक्शन भी बताती है, और साथ में ये मैग्नीट्यूड भी बताती है, मैग्नीट्यूड भी बताती है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को आप देखो, तो इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, ओवरऑल म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए। अगर मैं बात कर लेता हूँ अमोनिया मॉलिक्यूल, तो अमोनिया में केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है, तो ये इस तरीके से म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। वैल्यू तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन आपको बता देना चाहूँगा इसकी जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ लगभग आसपास ही रहती है। अमोनिया की वैल्यू वाटर की तो 1.85 शायद होती है, और अमोनिया की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, आप देखिएगा शायद 1.4 डिवाइस समथिंग आती है अमोनिया की वैल्यू, 1.4 होगी या 1.04 होगी, शायद देख लेना बेटा, 1.4 या 1.04 समथिंग होती है, एग्जैक्ट नहीं ध्यान है। वाटर के मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस तरफ फोर्स जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इसी तरफ खींचेगा, तो यहाँ म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0,
और यहाँ म्यू की वैल्यू 1.85 डिवाई होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पोलर नॉन पोलर का जो डिसीजन है वो आपका ये डाइपोल मोमेंट ले सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान भी आपको रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर अमोनिया मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा या फिर NF3 मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, तो आपको पता है ये लोन पेयर है, ये एक ही डायरेक्शन में खींचेगा मॉलिक्यूल, तो इसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो अमोनिया मॉलिक्यूल ज़्यादा मोर पोलर हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करता हूँ NF3 की, यहाँ पर N ले लेता हूँ, यहाँ F ले लेता हूँ, यहाँ पर F ले लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं, तो ये लोन पेयर कैंसिल आउट किया जाता है फ्लोरीन के द्वारा, क्योंकि फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा खींचेगा और इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये लेस पोलर हो जाएगा। जबकि दिखता ऐसा नहीं, ये मोर हो गया, लेस हो गया। तो यहाँ पर NH3 ग्रेटर देन NF3 हम लोग बना सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं। यहीं पर एक हेडिंग हो जाता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ये क्विक रिवीजन की क्लास आपको वरदान साबित होगी, आपको हर वो बात याद दिला देगी जो आप पढ़ते थे। अनुज सर के साथ लंबे समय से अगर आप जुड़ेंगे तो ये 100% श्योर है कि आपका बेनिफिट होना तय है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर, क्योंकि कोई चीज़ हमेशा याद दिलाता रहे तो कब तक काम नहीं आएगी। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला है म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हो। इसे म्यू एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हो। अपॉन में अगर मान लीजिए मैं दो चीज़ें लेता हूं, तो यहाँ पर डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस इनटू यहाँ पर क्यू लिख दो, तब भी वही बात है, एंड मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी, आप आसानी से ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज आयनिक करेक्टर आप कैलकुलेट करके ले जाएंगे, ठीक है ना। इसी के बाद परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बाद एक चीज़ है बॉन्ड पैरामीटर, वो भी आपको जानकारी में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ मैं, बॉन्ड पैरामीटर। क्योंकि अगर आप एक क्लास से जुड़े हुए हैं, ये बात सभी लोग सुने और जो वीडियो बाद में देखें वो भी सुने कि अगर आप क्लास से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी आपके पास में, और रेगुलरिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी होती है। तो इसमें एक टर्म आता है बॉन्ड लेंथ, एक टर्म आता है बॉन्ड लेंथ। एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ दो न्यूक्लियस के जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होते हैं उनके बीच की जो न्यूक्लियस की दूरी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो ये है तो ये कहलाती है बॉन्ड लेंथ। ये जो डी है ये आपकी डी इज इक्वल टू हो जाता है बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जब काउंट की जाती है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी कम आती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम आती है, ये बात ध्यान देना। और बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में अक्सर नापी जाती है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻12 मीटर हो जाता है। और 1 अगर एंगस्ट्रॉम में नापी गई तो 10⁻10 मीटर हो जाता है। अगर नैनोमीटर में नापी गई तो नैना लड़ा लीजिए आप, 10⁻⁻, नैना लड़ा दो, एम मीटर हो जाएगा। तो ये हमेशा साइज पर एटम के डिपेंड करती है, ये बात ध्यान देना। एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ लिख देते हैं स्मॉल साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम लेस बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, लेस या लो, लेस ही लिख लो, लेस बॉन्ड लेंथ लिख लो, लेस बॉन्ड लेंथ हो जाती है। और अगर लार्ज साइज ऑफ एटम है, लार्ज साइज ऑफ एटम है तो फिर आपकी बॉन्ड लेंथ भी लार्ज हो जाएगी, मोर बॉन्ड लेंथ हो जाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के साइज, और एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो यहीं पर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसे बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है। एक मूल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। और आपको बता देना चाहूँगा, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और अगर मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 1 अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करता हूँ, उसमें भी यही कंडीशन आएगी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा एनर्जी रखेगा, डबल बॉन्ड उससे कम रखेगा सिंगल। ये ऑर्डर डिक्रीजिंग हो जाता है, ये बात डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपका लगा दिया। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरीके से हाँ हूँ करते रहो तो मुझे भी लगे एक पढ़ा तो रहे हैं कुछ। इसके बाद हो जाता है बॉन्ड एंगल। अगर मैं बॉन्ड एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लोन पेयर का मतलब ये हुआ, देखो समझो एक्चुअल में क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुए, मोर लोन पेयर हो गया, मान लीजिए लोन पेयर आपने बढ़ा दिए, सपोज कर लो ऑक्सीजन है, ये है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ये खुद ही फोर्स लगाएंगे ना तोड़ने के लिए, खुद फोर्स लगाएंगे तो फिर और जल्दी टूटेगा ना। एक तो खुद ही फोर्स लगा रहा है, बॉन्ड एनर्जी तोड़ना है, ऊपर से लोन पेयर फोर्स लगा रहा है, जल्दी टूटेगा ना। इसीलिए मोर लोन पेयर बॉन्ड मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा खट से। समझ में आई बात? नहीं, मैं सिंपल बातों में आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा समझाने में लोड नहीं लेता हूँ मैं। बॉन्ड एंगल पे आओ, ये एंगल बिटवीन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये है एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करता हूँ। जैसे अगर बॉन्डिंग की मैं बात करता हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना लोन पेयर होगा भाई, बॉन्ड एंगल में सीधा सीधा अगर मैं CH4 का बात करता हूँ तो CH4 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अमोनिया की बात करता हूँ, एक लोन पेयर है इसलिए और थोड़ा घटा 107.5 डिग्री हो जाता है। अगर पानी गंगा जल को ले लेता हूँ तो 104.5 डिग्री का हो जाता है। CH4 को ले लेता हूँ, वो तो ले ही चुका हूँ, अब C2H2 को ले लो और भी मॉलिक्यूल ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं। BeF2 ले लो, BeCl2 ले लो, तो ये 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे CO2 मॉलिक्यूल ले लो, ये भी 180 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके C2H2 ले लीजिए, ये भी 180 डिग्री। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। C2H4 ले लीजिए, ये आपका 120 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट मान लो, आपने सपोज कर लो BF3 ले लिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लिया, यहाँ पर BF3 ले लीजिए, 120 डिग्री का हो जाएगा। एंड सो ऑन, बहुत सारे एंगल हैं। हाँ, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से याद कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा ये बॉन्ड ऑर्डर। देखिए अब इसके बाद आ जाती है एक थ्योरी जिसका नाम होता है, पहले तो ये जान लीजिए, इसके बाद एक टर्म है जिसका नाम है रेजोनेंस, वो भी आपको बताए दे रहा हूँ आपके यहाँ। रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर, व्हेन ए सिंगल मॉलिक्यूल फेल टू एक्सप्लेन द total chemical behavior of a molecule, then it is explained by 2 or more resonating structure called resonating structure, and this phenomena is called resonance. तो जब किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से ना एक्सप्लेन हो पाए तो उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो नंबर 1 बेंजीन के कैनोनिकल बना लीजिए आप, इस तरीके से बनेंगे। रेजोनेंस को इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट भी करते हैं आप, इस तरीके से बढ़िया से एकदम रिवीजन कर लीजिए। आपका बाकी वीडियो रिकॉर्डेड हैं, सभी रिकॉर्डेड डालूंगा, क्योंकि बिहार वाले एक भी लोग लाइव पर नहीं आते हैं। तो मैं जितने भी लाइव पर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग केवल रिकॉर्डेड देखना चाह रहे हैं, तो मैं इनको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। क्योंकि समय आप यूज कर रहे हैं मेरा, उसके बाद आप आ नहीं रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं। तो बिहार वालों को स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि अगर आप कल तक नहीं आए लाइव
आप केवल रिकॉर्डिंग ही देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, कोई ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को क्वेश्चंस कराऊं, ठीक रहेगा मुझे लगता है ना। तो आप लोग मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए कि सर ठीक है आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, बाकी क्वेश्चंस करा डालिए, तो हम भी एग्री हो जाएंगे, हमें भी ठीक लगेगा, क्योंकि आप लाइव आ नहीं रहे हैं और लाइव के लिए मैंने आपको कोर्स दिया है। मैं तो फिलहाल अपनी कोशिश कर ही रहा हूँ। इसी तरीके से मॉलिक्यूल बना सकते हो आप। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर निकालें और टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। तो उससे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी से टर्म जुड़ा हुआ है रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं ये बात बोलूंगा कि मैं सभी टॉपिक रिकॉर्डेड कर करके डाले दे रहा हूँ। 1-1.5 घंटा बैठा करूंगा, डेली रिकॉर्ड करूंगा, बिहार के पोर्टल पर डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग देख लेंगे और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, जो आपके सिलेबस में वही, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड हैं उनमें जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम रेजोनेटिंग यानी रेजोनेंस बोलते हैं ना, और उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको रेजोनेटिंग एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं द डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस इन द एनर्जी कर दो सही रहेगा, difference in the energy of the resonance, hybrid and most stable contributing structure called resonance energy। ठीक है, तो अगर मान लो आप रेजोनेंस एनर्जी जो है बेंजीन की लगभग 150 के आसपास होती है, तो मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल में रेजोनेटिंग एनर्जी ऑफ, शिवानी सही बोल रहा हूं ना, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या होती है 150.3 किलो जूल पर मोल से लेकर के 36, या फिर ऐसा लिखो से लेकर के नहीं, कैलोरी में लिख दो मेरे हिसाब से, और करके लिख दो 36 किलो कैलोरी पर मोल, ये और में है। ठीक है, ये और में। चलिए शिवानी तो बिल्कुल ठीक है ना, मैं रिकॉर्डेड वीडियोज इनकी डाल दूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये लोग आते भी नहीं लाइव हैं और इन्हीं के लिए मैं क्लास लेता हूँ टाइम बे टाइम समय निकाल करके। इसके बाद आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करती हैं तो या तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक शिवानी रेडी। 15 सितंबर से हम लोग यूपी पे ही डटेंगे। 15 सितंबर से यूपी का ही जो बचा हुआ है वो सब करा के बढ़िया प्रैक्टिस करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड पाई बॉन्ड बनता है, दो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड। और यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। जैसे ये मान लो एस एस ऑर्बिटल है, ये दो एस एस ऑर्बिटल है, इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी sp, ये ss हो गया और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए एक s ऑर्बिटल है और दूसरी p ऑर्बिटल है, इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो फिर इस तरीके से हो जाएगी, ये sp ओवरलैपिंग होती है, इसकी sp ओवरलैपिंग यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड। 15 सितंबर के बाद धुआं कर देंगे, तब तक चिंता ना करना शिवानी, ऐसा कर देंगे यूपी वालों केमिस्ट्री की उल्टियां भी हुआ करेंगी। अगर कहीं भी बैठेंगे अगर थूक देंगे ना तो केमिस्ट्री निकलेगी बाहर। यहाँ पीपी ओवरलैपिंग होगी, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है,
और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे करके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ले ली p, ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आपको दिखाई भी दे रही होंगी, अगर एक्सिस नोट करो तो परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ हो गया। तो इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग आपकी हो जाएगी। और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, जो बॉन्ड ये पीपी ओवरलैपिंग है लेकिन साइड वाइज, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा और स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर मोर ओवरलैपिंग हो जाती है, यहाँ लेस ओवरलैपिंग हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है और इसको नोट भी आपको करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड पे आ जाओ, डबल बॉन्ड, अगर मान लीजिए आपने डबल बॉन्ड लिया तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में चले आइए, ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक, ऐसे तीन है तो एक सिग्मा और दो पाई हो जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल की किसी की ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडेशन भी पता लग जाता है, तो यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मान लो शेप किसी की पता करना है तो शेप पता लग जाएगी कि भाई HF में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, तो पता ये H मॉलिक्यूल हो गया और ये F हो गया, तो दोनों में कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, ये H है और ये F की p ऑर्बिटल है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड दिखता है, HF के बीच में आपको सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, सिंपल। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन से भी बताई जाती है, कि मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन बताई है कि अगर कहीं पर sp हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कौन सी होगी, वो भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक हिस्सा है। इसी तरीके से मान लो मैंने O2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा कि दो p ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर जाती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करती है तो एक हेड ऑन कर जाती है, तो एक तो हेड ऑन करा दो आप ओवरलैपिंग, इस तरीके से एक हेड ऑन करा दो और एक पी वाई जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करा दो ऐसे करके, तो इसका मतलब है O के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, तो एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ऐसे ही मान लीजिए आपने नाइट्रोजन को कंसीडर किया, तो नाइट्रोजन में चले आइए, तो N2 मॉलिक्यूल को जो एक्सप्लेन करना है, तो एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग कराओ, ये हेड ऑन दो नाइट्रोजन के बीच में हो गई, ये आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करा दो आप, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई, और एक खड़ी ऑर्बिटल बना दो, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है इस तरीके से, ये तो यहाँ पर तीन बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन में, इस तरीके से तीन बन गए, एक हो गया पाई, एक हो गया पाई और एक हो गया सिग्मा, इस तरीके से मॉलिक्यूल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही आ जाइए, एक थ्योरी है जिसका नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहलाती है, और इसे हम लोग MOT के नाम से भी जानते हैं, MOT के नाम से भी जानते हैं। तो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करती हैं, और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करती हैं तो दो टाइप की बनती हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक बनती है आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमेशा नीचे बनाई जाती है, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग ये एटॉमिक ऑर्बिटल बना देते हैं, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, और डॉट 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 इसके बीच में आ जाती हैं आपकी मॉलिकुलर में ये BMO हो गई और आपकी ये ABMO हो गई, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लगा दिया मैंने। अब यहीं पर अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ और ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा,
सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में जैसे 2.5 तो बिटवीन लिख दीजिए, बिटवीन डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के बीच की एनर्जी उसमें कंसीडर हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एक तरीका भी बताता हूँ, जैसे कि अगर एनर्जी लेवल याद कर लेते हैं तब भी हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ये बन जाता है। लेकिन यही मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन से नियॉन तक के आ गए तो इसका मतलब है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर ये इधर आ जाएगी सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से ये नियॉन तक आता है। अब अगर मैं देखता हूं, अगर यहाँ पर भाई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड कहीं पर भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड आते हैं, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं, अनपेयर्ड आते हैं तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, पेयर्ड आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर आप बॉन्ड ऑर्डर लिख लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख लो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं मैं इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता हूँ 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ पर 18। जो 14 वाला है इसको आप ऐसे करके गोल कर दो, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर लिख दो 3। ठीक है, इसके बाद 5 5 घटाते 2.5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2.0 आ जाएगा, यहाँ 1.5 आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, फिर 2.5 आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2.0 आ जाएगा, यहाँ 1.5 आ जाएगा, यहाँ 1.0। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपका तरीका है। आप आसानी से इस बॉन्ड ऑर्डर को यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक, ये कर लीजिएगा। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो भी आपको बताए दे रहा हूं, चलिए समझिएगा। थोड़ा पेन सही सेट हो जाए अभी बता। पेन डिस्टर्ब कर रहा है, बस 1 मिनट का समय दीजिए आप। जो लोग सुन रहे हैं बिहार वाले, वो लोग ध्यान से सुने हमारी इस बात को और बिल्कुल
कंफर्म एक बार मैसेज करिए कौन कौन ग्रुप में है, एक बार मैसेज करिए कौन कौन ग्रुप में है। मुझे लगता है कि बिहार वाले थोड़ा कम एक्टिव हैं और पता नहीं ऐसा क्यों है। कौन कौन बैच में है मैसेज करिए, फिर मैं बताता हूँ, कुछ जानकारी देता हूँ। चलिए, अब हमने क्या करना है, इसके बाद आपको बता देता हूँ। एक मॉलिक्यूल CO ऐसा है, और CO में क्या है कि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन लगा हुआ है, तो यहाँ एक्सेप्शन लगा लीजिए CO में। इसका जो ऑर्डर लिखा जाता है वो लिखा जाता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर आ जाता है पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(y), फिर आ जाता है सिग्मा 2p(z) और लास्ट में आ जाता है पाई स्टार 2s। इसीलिए कुछ भारती, भारती आप एस्टेट के लिए पढ़ रही हैं, लेकिन एक्टिव रहिए आप, है ना, आप एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं और यहाँ 8 हैं, तो फिर यहाँ पर ये बिहार एस्टेट का ही बैच है, और कोई लोग इसमें जो हैं वो आपके ही बिहार का एग्जाम देने के लिए इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 8 से 14 हो गए, और यहाँ 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, है ना, 12 और 2 14। अगर इसका आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, पेपर में आता है ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग हो गए। और यहाँ पर CO का हो गया 4, यानी 4 घटा दो तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर CO का निकल के आएगा 6/2, मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो यहाँ आ जाएगा 6 + 7, मतलब ये हो गया 13, और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। जब निकालोगे तो आ जाएगा, यहाँ से एक घटा दीजिए तो हाफ हो जाएगा, तो 10 तो ये रहेंगे, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग 3 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7/2, मतलब 3.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है हेट्रो मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से स्टेबिलिटी भी पूछ सकते हैं, जितना पॉजिटिव लगेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2। अगर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, झारखंड में आया था N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। इसी तरीके से अगर कहा जाए तो मान लीजिए H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, N2, उससे कम कौन हुआ, O2, उससे कम कौन हुआ, H2, एंड सो ऑन। क्वेश्चन बहुत, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, डेली कराता हूँ, इन पे आप PDF पर जाकर के देखिए, वीडियोस मैंने बना रखी हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए O2 प्लस आ गया, O2 आ गया, O2 प्लस आ गया, और यहाँ O2 माइनस आ गया, और O2 माइनस माइनस आ गया, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5, और इसका 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल O2 प्लस हुआ, फिर इसके बाद O2 हुआ, फिर O2 माइनस हुआ, फिर O2 माइनस माइनस हुआ, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बॉन्ड ऑर्डर का। तो इस तरीके के बढ़िया क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, फजान रूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो और बताता हूँ आपको। यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, फैजान्स रूल। देखिए, फजान रूल मैंने बहुत बार पढ़ाया है और बताया भी है हमेशा कि फजान रूल होता क्या है। देखिए, फजान रूल ये कहता है कि जितना मॉलिक्यूल पर अगर हमें पोलराइजेशन पावर डेवलप करनी है, ठीक है, मॉलिक्यूल पर पोलराइजेशन पावर डेवलप करनी है, तो कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। यानी ये पोलराइजिंग पावर के बारे में बताता है, पोलराइजिंग पावर के बारे में बताता है। और पोलराइजिंग पावर कैसे पैदा होती है कि कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो। तो ये कैटायन जब इसकी तरफ एक्टिवेट होगा तो इसे टच कर जाएगा, और जैसे ही टच करेगा तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, यानी इस तरीके की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये मॉलिक्यूल फिर ऐसे 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 ऐसे
ये कंडीशन में आ जाता है, पोलराइजेबिलिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कैटायन यहाँ पर नंबर 1 स्मॉलर साइज किसका होना चाहिए, स्मॉलर साइज कैटायन का होना चाहिए, और लार्जर साइज एनायन का होना चाहिए, लार्जर साइज एनायन का होना चाहिए, एनायन का होना चाहिए, है ना। और स्मॉल साइज और चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए, हाई चार्ज, चार्ज दोनों पर ही ज़्यादा होना चाहिए, एंड हाई चार्ज ये दोनों पे ही हो, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी कौन करेगा, Na पॉजिटिव कम करेगा, Mg पॉजिटिव डाई पॉजिटिव और ज़्यादा करेगा, और Li Al, अब Li तो बाद में लेंगे ना, पहले Al ले लेते हैं। तो यहाँ पर Al ट्राई पॉजिटिव, साइज सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो Al में होगा। तो मोर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कोवेलेंट करेक्टर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये कोवेलेंट करेक्टर का, कोवेलेंट करेक्टर का हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं Li पॉजिटिव की बात करता हूं तो इसमें ज़्यादा कोवेलेंट होगा, Na पॉजिटिव में कम होगा, K पॉजिटिव में और कम होगा। इसी से मिला देता हूँ, Li लिख देता हूँ, यहाँ पर Na लिख देता हूँ, यहाँ पर Ki लिख देता हूँ। ये भी कोवेलेंट करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लग गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, कोवेलेंट कैरेक्टर का। भारती आपको समझ में आ रहा है, भारती आपको क्लास में कुछ ठीक लग रहा है कि आपने ज्वाइन किया है, नुकसान तो नहीं है कहीं कि नहीं यार गलत जगह ज्वाइन कर लिया। Cl नेगेटिव और F नेगेटिव, अगर आयन बड़ा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का, कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आप इनके ऑर्डर को अगर आप याद कर लो, क्वेश्चन 100% मिलना तय है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि कोवेलेंट करेक्टर कहाँ ज़्यादा होगा, Cu पॉजिटिव में ज़्यादा होगा कि Na में, तो आपको पता होना चाहिए Cu पॉजिटिव में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। इसी तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये फजान का रूल है और इम्पोर्टेंट रूल में आता है। इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फुल रिवीजन, क्विक रिवीजन, बाकी वीडियोस रिकॉर्डेड भी डाल रहा हूँ। आजकल मैं 5-6-7 टॉपिक भारतीय रिकॉर्डेड डालूंगा, तो आप सभी लोग जितने बिहार वाले उनको रिकॉर्डिंग आज ही की बनी, पुरानी नहीं, अभी की जो बनी है वही डालूंगा, तो उनको देख लीजिएगा, तो उनसे भी आपका बहुत बेनिफिट होगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक तो है, ये हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये हम लोग बोलते हैं डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं HF की बात करता हूँ तो यहाँ HF लिया मैंने, यहाँ पर मैंने HF लिया, यहाँ पर मैंने HF लिया, यहाँ पर मैंने HF लिया। अब आपको मैं बताऊं कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये आपका है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट इज, हाइड्रोजन बॉन्ड अधिकतर कौन कौन बनाता है, फॉन बनाते हैं, फॉन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसके बाद कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि साइज जो होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हाई होना चाहिए, और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, बिना उसके तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये बात ध्यान दो। अब इसमें क्या करना है आपको, ये बात ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको ये करना है कि दो तरीके का होता है। सबसे पहले एक इंटरमॉलिकुलर होता है, इंटरमॉलिकुलर, और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि ये बनेगा बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल बनता है, ये बात ध्यान देना। और दूसरा होता है इंट्रामॉलिकुलर, ये विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, यानी इंट्रा मॉलिकुलर, और ये बनता है आपका विद इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ लिख देता हूं मैं विद इन द, विद इन द मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूं।
विद इन द मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, सिंपल समझिए। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल बनाया यहाँ HF वाला, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल है। यहाँ दीजिए, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बिटवीन द मॉलिक्यूल है। ये अमोनिया का देखो NH और यहाँ H डॉट डॉट डॉट, फिर HNH फिर डॉट 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 HNH फिर डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी 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 बनाएगा, सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर गंगा जल को देखो तो गंगा जल भी आप देख सकते हो, एक बूंद जिंदगी की है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल के चार तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ध्यान देना, कभी कोई पूछ ले कितने बनते हैं तो बता देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड चार तरफ बनता है। आप ढूंढ लो, जाके पानी में हाथ डालोगे, आपको एहसास हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बना हुआ है। ठीक है। अब लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर तो फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होता है, और उससे कम होता है HF का, उससे कम होता है अमोनिया का। रीजन आपको साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। क्योंकि H2O में चार हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, HF में बॉन्ड तो दो तोड़ने, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है। और अमोनिया में चार है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर नाइट्रोजन की कम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब ये तो इंटर हो गए। इंट्रा में देखो, अगर मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर ले लेता हूं तो ये हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर नोट करना चाहोगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच में नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है ना, और मोर वोलेटाइल हो जाता है, मोर वोलेटाइल हो जाता है। बट क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। ठीक है। जबकि अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर आ जाइए, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और जब इंटर बनाएगा तो ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में मोर एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका इंटरमोलिकुलर, इंटर, तो यहाँ हो गया इंटर मॉलिकुलर हो गया। ठीक है। तो ये लेस वोलेटाइल होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर हो गया आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो उसका जो मॉलिकुलर मास होता है वो एबनॉर्मल होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये क्यों होता है ये आपको पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में, अरे ये ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सी हो गया ना, ये सी, यहाँ पर ओ हो गया, तो एसोसिएशन हो गया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट शिवानी। ये दोनों मॉलिक्यूल मैं ऐसे बना देता हूँ, सी, यहाँ पर OH बना देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना देता हूँ, डॉट 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 डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, तो ये एसोसिएशन हो गया। तो ड्यू टू यहाँ एसोसिएशन, एसोसिएशन की वजह से ये डाइमर बना लेता है। ये डाइमर बनाएगा तो एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर चाहोगे आप तो बेंजोइक एसिड का भी बना सकते हो, सभी का बना सकते हो। एक चीज और याद रखना, यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी ही वही बात आपको बता देता हूँ। जो डेंसिटी होती है वो आइस की, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर होती है, लेस देन वाटर होती है। ये बात ध्यान देना, क्योंकि एयर स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं आइस के मॉलिक्यूलर, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक होता है,
आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक। ये बात ध्यान, ICL नहीं है, आइस है, वो ध्यान देना, नहीं कहीं ICL पढ़ डालो। चलो मिटा के दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ आइस, आइस ऐसे, ठीक है। अब सही, अब समझ में आ जाएगा ये। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, आइस ये कैसा होता है, केज लाइक, ठीक है। ये केज लाइक होगा, CADGE होता है, केज लाइक है, डी होता है शायद, तो शिवानी डी होता है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ केज, CADGE, चेक कर लेना केज है या केज, स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो ये केज में क्या होगा, एयर स्पेसेस आ जाएंगे, और जब एयर स्पेसेस आ जाएंगे तो क्या होगा, एयर स्पेसेस में CAGE, ठीक है, सही कर देता हूँ स्पेलिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, और केज लाइक स्ट्रक्चर में एयर स्पेसेस होंगे, और ड्यू टू एयर स्पेस, ड्यू टू एयर स्पेस जो होगा वो लो डेंसिटी हो जाएगी, लो डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, लो डेंसिटी हो जाएगी। और एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, water is maximum due to filling of air spaces, air spaces of ice by that water, by that water which is not converted, which is not converted into, not converted into ice। यानी ये वो पानी है जो आइस में 4 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो आइस के एयर स्पेस में जाके भर जाएगा और उसकी डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने पूरा आपको कंसिडरेशन करके बताया कि आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने आपको समझा दिए। तो मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कितने लोग हैं, ज़्यादा आज है नहीं, और जन्माष्टमी लग रहा है मना रहे हैं, मात्र 1 2 3 4 बताओ, बहुत कम ही लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, जो लोग हैं ठीक है। तो इसे बढ़िया करके रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर, सुन लो दोबारा सुनो, 4 डिग्री सेल्सियस पर, मैं समझाता हूँ, अब आप समझिए। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी को ठंडा करोगे, मान लो ये मैं केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ, रुक जाओ आप समझो, ये मैंने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया, आप समझो पहले, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, ये जब 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमी तो उसमें ये एयर स्पेस आ गया, एयर स्पेस आ गया, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर 100% तो वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ नहीं होगा, कुछ वाटर भी होगा, कुछ आइस भी होगी, आइस प्लस वाटर दोनों होंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला वाटर आइस के इस एयर स्पेस में जाके गिरेगा, भर देगा इसे, जब भर देगा तो डेंसिटी, मतलब कहीं भी जगह खाली नहीं बचेगी, आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हाई हो जाएगी, डेंसिटी हाई हो जाएगी। लेकिन अगर फिर जमा दिया गया पानी और टेम्परेचर गिराया, टेम्परेचर और गिराया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर गिराया तो इसके अंदर जो वाटर है, इसके अंदर जो वाटर है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आइस में कन्वर्ट होगा फिर एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब बर्फ, जब पूरी तरीके से बर्फ बनेगा तो डेंसिटी कम ही होगी, क्योंकि उसके अंदर का भरा हुआ पानी भी कन्वर्ट हो गया आइस में, फिर एयर स्पेसेस डेवलप, इस वजह से शिवानी ऐसा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक डिस्कशन कर दिया। फिर आपसे मिलूंगा और बिहार